दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचिए, आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा है। आपके विरोधी ताकत में आपसे कई गुना बड़े हैं। आपके पास ना सेना है, ना पैसा, ना सत्ता, लेकिन आपको जीतना है, और वो भी बिना लड़ाई के। सवाल ये है, क्या आप जीत सकते हैं? आज मैं आपको वो मंत्र देने जा रहा हूं जो चाणक्य ने हजारों साल पहले दिया था। वो 4 अस्त्र, साम दाम दंड भेद, जिनसे आप बिना तलवार उठाए दुश्मन को हराकर अपना लक्ष्य पा सकते हैं। ये सिर्फ किताब के शब्द नहीं हैं, ये जंग के मैदान में आजमाए हुए हथियार हैं। चाणक्य कहते थे, बुद्धि से जीती हुई लड़ाई 100 तलवारों से जीती हुई लड़ाई से बड़ी होती है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही किसी से टकराव हुआ वो सीधे भिड़ जाते हैं, लेकिन जो असली विजेता होते हैं वो पहले दिमाग से खेलते हैं, फिर जरूरत पड़ी तो मैदान में उतरते हैं, क्योंकि बिना खून बहाए जीत लेना सबसे बड़ी जीत है। आपको अपनी जिंदगी में रोजाना ऐसे हालात मिलेंगे, ऑफिस में, पॉलिटिक्स, बिजनेस में, कंपटीशन, रिश्तों में टकराव, या अपने सपनों के रास्ते में अड़चने। हर जगह ये 4 हथियार आपका काम आएंगे। पहला हथियार है साम, मतलब बात करके जीतना। लेकिन ध्यान रहे, साम सिर्फ मीठी बातें नहीं है, यह है सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल। सोचिए, किसी बॉस को अपनी आइडिया मंजूर करवानी है। अगर आप सीधे आदेश देने लगेंगे या भावुक हो जाएंगे तो शायद रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके फायदे की भाषा में बात करेंगे, अगर आप उसे ऐसा महसूस करवाएं कि ये उसकी जीत है, तो वो खुद आपके आइडिया का समर्थन करेगा। चाणक्य कहते थे, शब्दों में वो ताकत है जो तीर में नहीं। दूसरा हथियार है दाम, मतलब लाभ, इनाम या प्रलोभन देकर काम निकलवाना। कुछ लोग नैतिकता के नाम पर इसे गलत समझते हैं, लेकिन असल में यह है इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति को समझना। हर इंसान कुछ चाहता है, पैसा, पद, पहचान, सुरक्षा। अगर आप उसे वो दे दें जो वो चाहता है, तो वो आपके लिए वो काम करेगा जो आप चाहते हैं। ये रिश्वत नहीं है अगर इसका इस्तेमाल अच्छे उद्देश्य के लिए हो। जैसे कोई समाज सेवी किसी नेता से सड़क बनवाना चाहता है, तो वो नेता की इमेज और वोट बैंक के फायदे की बात करेगा, यानी उसके लाभ को आपके लाभ से जोड़ देगा। तीसरा हथियार है दंड, मतलब डर, अनुशासन और परिणाम का एहसास। चाणक्य का मानना था, जहां डर नहीं वहां अनुशासन नहीं। आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, कर्मचारी काम में डील दे रहे हैं, तो सिर्फ मीठी बातें काफी नहीं होंगी। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि अगर उन्होंने लापरवाही की तो उसका नुकसान होगा, और वो भी तुरंत। दंड का मतलब सिर्फ सजा नहीं है, यह है स्पष्ट नियम और परिणाम, ताकि लोग आपके शब्दों को हल्के में ना लें। चौथा हथियार है भेद, मतलब जानकारी का इस्तेमाल करके जीतना। जानकारी ही असली ताकत है। अगर आपको अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरी पता है, तो आप बिना लड़े उसे घुटनों पर ला सकते हैं। चाणक्य ने खुद यह इस्तेमाल किया था। जब वो नंद वंश को गिराना चाहते थे, तो उन्होंने उनकी कमजोरियों, अंदरूनी कलह और लालच को भुनाया। युद्ध हुआ, लेकिन नंद पहले ही अंदर से हार चुका था। जिंदगी में सीधी लड़ाई में 2 ही नतीजे होते हैं, एक जीतता है, दूसरा हारता है। लेकिन बिना लड़े जीतने में आपकी जीत होती है, और दूसरा खुद को हारा हुआ महसूस भी नहीं करता, यानी दुश्मनी कम, असर ज्यादा। अब जरा सोचिए, अगर आप ये 4 हथियार नहीं जानते, तो आने वाले सालों में आपके करियर, बिजनेस और रिश्तों में कितने मौके आप खो देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और कोई दूसरा आपको खेल कर आगे निकल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इसे आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करें। दोस्तों, एक सवाल पूछूं, आपके पास दुनिया का सबसे तेज हथियार हो, जो बिना खून बहाए दुश्मन को हराए, जो बिना ताकत दिखाए किसी को आपके लिए काम करने पर मजबूर कर दे, क्या आप उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? वो हथियार है आपकी जुबान। चाणक्य कहते थे, मीठे वचन से बड़ा कोई उपहार नहीं, और कड़वे वचन से बड़ी कोई चोट नहीं। साम का मतलब सिर्फ चापलूसी नहीं है, साम का मतलब है ऐसा संवाद जिससे सामने वाला आपके पक्ष में सोचने लगे बिना ये महसूस किए कि आपने उसकी सोच बदल दी। ये कला इतनी ताकतवर है कि इससे आप अपने बॉस से प्रमोशन ले सकते हैं, क्लाइंट से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत सकते हैं, घर में रिश्ते बचा सकते हैं, और समाज में अपना प्रभाव बना सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी हम सही बात गलत समय पर कह देते हैं और वो पूरी तरह बेअसर हो जाती है। चाणक्य कहते थे,
सही समय पर सही शब्द बोलना ही बुद्धिमत्ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त से मदद मांगना चाहते हैं तो उस वक्त कीजिए जब वो खुश हो, संतुष्ट हो, न कि जब वो गुस्से में हो या परेशान हो। साम की सबसे बड़ी तकनीक है सामने वाले की भाषा में बात करना। ये भाषा सिर्फ लफ्जों की नहीं होती, ये होती है उसकी जरूरतों, भावनाओं और इच्छाओं की भाषा। मान लीजिए आप अपने बॉस को कोई प्रोजेक्ट पास करवाना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे सर ये प्रोजेक्ट मेरी टीम के लिए अच्छा है, तो हो सकता है वो ना माने। लेकिन अगर आप कहेंगे सर इस प्रोजेक्ट से आपकी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस 40% बढ़ जाएगी, तो ये उसकी भाषा है। साम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये दुश्मन को भी दोस्त बना सकती है। चाणक्य का एक प्रसिद्ध किस्सा है। उन्होंने एक राजा को समझाने के लिए उसके अहंकार पर चोट नहीं की, बल्कि उसकी शान और सम्मान की तारीफ की, और फिर बात ऐसे मोड़ी कि राजा खुद उनके रास्ते पर आ गया। ध्यान रखिए, अगर साम में ईमानदारी नहीं है तो वो सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा और लोग आपके असली इरादे को भांप लेंगे। इसलिए साम का इस्तेमाल चालाकी के साथ साथ सच्चाई में लपेट कर करें। याद रखिए, लोग शब्द भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें महसूस कराए गए भाव कभी नहीं भूलते। आज के समय में साम के रूप बदल गए हैं। ये सिर्फ आमने सामने बातचीत नहीं है, ये है ईमेल का टोन, सोशल मीडिया पर शब्दों का चयन, मीटिंग्स में बॉडी लैंग्वेज और आपके चेहरे का भाव। अगर आप इन सबको नियंत्रित कर लें तो आप बिना शोर मचाए अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। साम कोई जन्मजात कला नहीं है, ये सीखी और निखारी जाती है। 3 आसान स्टेप्स सुनना सीखिए। 70% सुने, 30% बोलें। शब्द चुनिए, भावनाओं को छूने वाले शब्द। समय पहचानिए, सही वक्त पर वार। दोस्तों, सच बताइए, दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो बिना किसी फायदे के आपके लिए काम करेंगे? सिर्फ भावनाओं के भरोसे कितने रिश्ते टिकते हैं? कटु सत्य ये है, अधिकांश लोग वही करते हैं जिसमें उन्हें अपना लाभ दिखे। और चाणक्य इस सच को 1000 साल पहले ही समझ चुके थे। उन्होंने कहा था, मनुष्य को वही कार्य करने में आनंद आता है जिसमें उसे लाभ दिखाई दे। दाम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। दाम का मतलब है किसी की जरूरत या इच्छा को इस तरह पूरा करना कि वो आपके लिए वो करे जो आप चाहते हैं। ये हो सकता है पैसा, पद और प्रतिष्ठा, पहचान और सम्मान, अवसर और सुविधा, सुरक्षा और स्थिरता। बहुत लोग दाम को रिश्वत समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। रिश्वत गैर कानूनी लाभ, अनैतिक सौदा। दाम सही और नैतिक लाभ, जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सेल्स टीम को बोनस ऑफर करते हैं ताकि वो ज्यादा मेहनत करे, ये दाम है, रिश्वत नहीं। चाणक्य की नीतियों के अनुसार हर इंसान के अंदर 3 मुख्य इच्छाएं होती हैं। सुरक्षा, मुझे नुकसान ना हो। लाभ, मुझे फायदा हो। मान, मुझे महत्व मिले। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को पूरा कर दें तो आप उस व्यक्ति के निर्णय पर असर डाल सकते हैं। अगर आप तीनों को पूरा कर दें तो वो व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। दाम का सबसे बड़ा रहस्य है सही इंसान के लिए सही लाभ पहचानना। मान लीजिए आप किसी नेता से सड़क बनवाना चाहते हैं। अगर आप उसे पैसे ऑफर करें, शायद वो मना कर दे। लेकिन अगर आप कहें ये सड़क बनने से आपके वोट 20% बढ़ जाएंगे, तो ये उसकी असली जरूरत है। दाम तभी असर करता है जब वो सही समय पर ऑफर किया जाए। अगर आप किसी को लाभ का प्रस्ताव उस समय दें जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो बिना हिचकिचाए मान जाएगा। ये समय पहचानना ही असली कला है। इतिहास में जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाना चाहा, तो उन्होंने कई जनरलों और राज्यों को अपने पक्ष में करने के लिए पैसे, पद और सत्ता का वादा किया। उनका मकसद सिर्फ एक था, नंद वंश को गिराना और एक मजबूत साम्राज्य बनाना। दाम का इस्तेमाल उन्होंने बड़े लक्ष्य के लिए किया और नतीजा इतिहास में दर्ज है। दाम का गलत इस्तेमाल आपकी छवि को नष्ट कर सकता है। अगर लोग समझ जाएं कि आप सिर्फ फायदे से जुड़े हैं, तो आपका प्रभाव घट जाएगा। इसलिए दाम का इस्तेमाल सीमित, सही और रणनीतिक रूप से करें। आज के समय में दाम कई रूप में है। बोनस और इनाम, प्रमोशन और पदोन्नति, नए अवसर, नेटवर्किंग और सिफारिश, पब्लिक पहचान और क्रेडिट। आप इन्हें अगर रणनीति से दें तो बिना लड़ाई के जीत सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक टीम है। आपने उन्हें कई बार प्यार से समझाया,
कई बार प्रोत्साहन दिया, कई बार फायदे ऑफर किए, लेकिन फिर भी काम समय पर नहीं होता। अब क्या करेंगे? यहीं आता है तीसरा हथियार, दंड। चाणक्य कहते थे, जहां भय नहीं वहां अनुशासन नहीं, जहां अनुशासन नहीं वहां व्यवस्था नहीं, और जहां व्यवस्था नहीं वहां विनाश निश्चित है। दंड का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं है। दंड का असली अर्थ है नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत और स्पष्ट परिणाम देना। ये परिणाम कई रूप में हो सकते हैं। पद घटाना, अवसर से वंचित करना, सार्वजनिक चेतावनी, कानूनी कार्रवाई या आवश्यक होने पर बल प्रयोग, प्यार साम और लाभ दाम काम करते हैं, लेकिन हर किसी पर नहीं। कुछ लोग तब तक नहीं बदलते जब तक उन्हें अपने नुकसान का डर ना हो। यही वजह है कि समाज में कानून है, कंपनी में पॉलिसी है और सेना में कोर्ट मार्शल है। डर एक प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है। जब इंसान को लगे कि किसी काम के न करने से उसे तत्काल नुकसान होगा, तो उसका दिमाग उसे तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर करता है। चाणक्य ने इसे सत्ता का आधार माना था। दंड का असर तभी होता है जब नियम पहले से स्पष्ट हों, ताकि कोई कह न सके कि उसे पता नहीं था। परिणाम निश्चित हों, ताकि लोग अंदाजे में न रहें। समय पर लागू हो, देर से दिया गया दंड असर खो देता है। जब चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में प्रशासन संभाला, तो उन्होंने सख्त कानून बनाए। एक बार एक सेनापति ने आदेश की अवहेलना की। चाणक्य ने तुरंत उसे पद से हटा दिया, ताकि बाकी सेना को संदेश जाए, नियम तोड़ने की कीमत तुरंत चुकानी होगी। इससे पूरे साम्राज्य में अनुशासन की लहर दौड़ गई। दंड का मतलब अत्याचार नहीं है। अगर दंड अन्यायपूर्ण होगा तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए हर दंड समान, उचित और पारदर्शी होना चाहिए। आज के दौर में दंड कई रूप में है। ऑफिस में वार्निंग लेटर, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, सोशल मीडिया पर सार्वजनिक एक्सपोज, फाइन या पेनल्टी, अधिकार या सुविधा में कटौती। अगर आप लीडर हैं तो आपको यह तय करना होगा कि किस स्थिति में कौन सा दंड सबसे असरदार होगा। एक बार लोग समझ गए कि आप नियमों को लेकर गंभीर हैं, तो बार बार दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सख्ती ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। ध्यान रहे, सिर्फ डर से चलने वाला सिस्टम टिकाऊ नहीं होता। आपको डर और सम्मान दोनों का संतुलन बनाए रखना होगा। लोग आपको सिर्फ इसलिए न माने कि आप सजा देंगे, बल्कि इसलिए भी कि आप न्यायपूर्ण और दृढ़ हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है, जंग शुरू होने से पहले ही अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका दुश्मन कब, कहां और कैसे हमला करेगा, तो क्या ये जंग आपके लिए आसान नहीं हो जाएगी? या ऑफिस की राजनीति में अगर आपको पहले से पता हो कि कौन आपकी पीठ पीछे क्या खेल खेल रहा है, तो क्या आप एक चाल में बाजी नहीं पलट देंगे? चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति जानकारी का मालिक है वो सत्ता का मालिक है। भेद का मतलब सिर्फ जासूसी नहीं है। भेद का असली मतलब है सही समय पर सही जानकारी हासिल करना और उसे इस तरह इस्तेमाल करना कि सामने वाला बच ही न सके। ये जानकारी हो सकती है दुश्मन की कमजोरी, उसके अंदरूनी विवाद, उसकी आदतें और पैटर्न, उसकी जरूरतें और डर, उसके गुप्त उद्देश्य। चाणक्य मानते थे कि अगर आपको सही जानकारी है तो आप लड़ाई जीतने से पहले ही उसका परिणाम तय कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी आपको देती है सही समय पर वार करने की क्षमता, सही जगह पर ध्यान लगाने की समझ और अपने संसाधनों का सबसे प्रभावी इस्तेमाल करने की ताकत। भेद पाने के कई तरीके हैं। सीधी बातचीत, लोगों से खुलकर बात करके संकेत लेना, सुनना। लोग अनजाने में बहुत कुछ बोल देते हैं। जासूस और नेटवर्क, भरोसेमंद लोगों से जानकारी इकट्ठा करना। अवलोकन, आदतें, पैटर्न और छोटे छोटे बदलाव नोटिस करना। सार्वजनिक स्रोत, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स। जानकारी तब तक बेकार है जब तक आप उसे सही रणनीति के साथ इस्तेमाल न करें। उदाहरण, अगर आपको पता है कि कोई प्रतिद्वंदी पैसे की तंगी में है, तो आप उसे किसी छोटे लाभ के बदले बड़ी डील से हटा सकते हैं। जब चाणक्य ने नंद वंश को गिराने की योजना बनाई, तो उन्होंने सबसे पहले उनके दरबार में फूट डलवाई। उन्हें पता चला कि मंत्री आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने इस भेद का इस्तेमाल करके राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। परिणाम, नंद वंश बिना लंबी लड़ाई के खत्म हो गया। भेद का गलत इस्तेमाल उल्टा पड़ सकता है। अगर सामने वाले को पता चल जाए कि आपने उसके खिलाफ जानकारी जुटाई है, तो वो आपके खिलाफ हो जाएगा और शायद
आपकी जानकारी का भी इस्तेमाल कर ले। इसलिए भेद का इस्तेमाल हमेशा गोपनीय और रणनीतिक होना चाहिए। आज भेद सिर्फ युद्ध या राजनीति में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में है। बिजनेस में मार्केट रिसर्च, कस्टमर इनसाइट, करियर में बॉस और सहकर्मियों की प्राथमिकताएं जानना, रिश्तों में सामने वाले की पसंद नापसंद समझना, सोशल मीडिया में ट्रेंड्स और पब्लिक ओपिनियन पढ़ना। भेद जुटाना हमेशा गैर कानूनी नहीं है। अगर आप इसे सही उद्देश्य और सही तरीकों से करें तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है। ताकत में आपसे कई गुना बड़ा, पैसे में आपसे कई गुना, अमीर संपर्कों में आपसे कई गुना आगे। अगर आप सिर्फ एक हथियार से लड़ेंगे तो हो सकता है जीत मिल जाए, लेकिन जोखिम बहुत होगा। लेकिन अगर आप चारों हथियार को क्रम से और सही मात्रा में इस्तेमाल करें तो आपकी जीत पक्की हो जाएगी और प्रतिद्वंदी को समझ भी नहीं आएगा कि वो कब हार गया। चाणक्य का सिद्धांत था, पहले साम, फिर दाम, फिर दंड और अंत में भेद। क्यों? क्योंकि सीधे दंड या भेद पर जाने से तनाव और विरोध बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप नरम तरीकों से शुरुआत करें तो सामने वाला धीरे धीरे आपके पक्ष में झुक जाएगा। सबसे पहले बातचीत और संवाद से माहौल बनाइए। सामने वाले को यह महसूस कराइए कि आप उसका हित चाहते हैं। विश्वास का रिश्ता बनाइए, उसकी जरूरतें और भावनाएं समझिए। ये चरण आपको भेद जुटाने में भी मदद करेगा। जब आपको उसका भरोसा मिल जाए तो दाम यानी लाभ का प्रस्ताव दीजिए। उसे वो ऑफर कीजिए जो उसकी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करे। इसे इस तरह पेश करें कि ये दोनों के लिए फायदेमंद हो। अगर वो मान जाता है, खेल खत्म, जीत आपकी। अगर वो साम और दाम पर नहीं मानता तो अब समय है दंड का। स्पष्ट और सख्त परिणाम बताइए, नियमों को लागू कीजिए। ये दिखाइए कि आपके शब्द पत्थर पर लकीर है। इससे सामने वाला या तो मान जाएगा या आपके खिलाफ खुलकर आ जाएगा। और यहीं आता है चौथा हथियार। अगर कोई प्रतिद्वंदी अब भी डटा हुआ है तो भेद यानी जानकारी का इस्तेमाल कीजिए। उसकी कमजोरी का फायदा उठाइए, अंदरूनी फूट पैदा कीजिए, सही समय पर सही जानकारी लीक कीजिए। भेद का इस्तेमाल हमेशा गुप्त और रणनीतिक रूप से कीजिए ताकि सामने वाला गिर भी जाए और उसे पता भी न चले कि वॉर कहां से आया। मान लीजिए आप एक बिजनेस डील जीतना चाहते हैं। साम क्लाइंट से मीठी बातचीत, उसकी जरूरत समझना। दाम उसे बेहतर कीमत या अतिरिक्त सेवा का ऑफर। दंड अगर वो प्रतिस्पर्धी के पास जा रहा है तो शर्तें सख्त करना या डेडलाइन का दबाव। भेद पता करना कि प्रतिस्पर्धी की कमजोरी क्या है और क्लाइंट को सूक्ष्म तरीके से बताना। अगर आप बार बार दंड या भेद का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी छवि कठोर और खतरनाक बन जाएगी। इसलिए संतुलन जरूरी है। शक्ति उसी के पास है जो सही समय पर सही हथियार का इस्तेमाल करना जानता है। अक्लमंदी ये नहीं कि आपके पास हथियार हैं, बल्कि ये कि आप उन्हें कब और कैसे चलाते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा युद्ध जिसमें न तो खून बहा न कोई हथियार चला, लेकिन फिर भी एक साम्राज्य ढह गया। यही है मनोवैज्ञानिक युद्ध। चाणक्य कहते थे, जिसने मन जीत लिया उसने शरीर और शक्ति दोनों जीत लिए। मनोवैज्ञानिक युद्ध का मतलब है सामने वाले के मन में ऐसे विचार और भावनाएं डाल देना जो उसके निर्णय, आत्मविश्वास और दिशा को बदल दें। ये हो सकता है डर पैदा करना, भ्रम पैदा करना, आत्मविश्वास तोड़ना, झूठी उम्मीद देना, आपसी अविश्वास फैलाना। इतिहास में जब चाणक्य नंद वंश के खिलाफ अभियान चला रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले जनता और सेनापतियों के मन में नंद वंश की शक्ति को लेकर संदेह पैदा किया। उन्होंने अफवाहें फैलाई, लोगों के बीच कहानियां गढ़ीं और माहौल ऐसा बना दिया कि नंद वंश का पतन अवश्यंभावी लगे। परिणाम, लोग खुद ब खुद चंद्रगुप्त के पक्ष में आ गए। आज के समय में ये तकनीक कई जगह दिखती है। बिजनेस में मार्केटिंग के जरिए ब्रांड का प्रभुत्व बनाना, राजनीति में माहौल बनाकर विपक्ष को कमजोर करना, रिश्तों में भावनाओं पर असर डालना, ऑफिस में टीम के मनोबल को प्रभावित करना। मनोवैज्ञानिक युद्ध के मुख्य हथियार सूचना नियंत्रण, क्या दिखाना है, क्या छुपाना है, तय करना, अफवाहें और धारणा। लोग वही मानते हैं जो बार बार सुनते हैं। आशा और भय का संतुलन, कभी उम्मीद देना, कभी डराना। समय का खेल, सही वक्त पर सही संदेश देना। सामाजिक दबाव, लोगों को ऐसा महसूस कराना कि सभी एक ही दिशा में हैं। मान लीजिए
कोई आपका प्रमोशन रोकना चाहता है। अगर आप सीधे लड़ेंगे तो वो तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आप चुपचाप उसकी गलतियों को सही समय पर सबके सामने आने दें, टीम में उसके फैसलों पर सवाल उठवाए और बॉस को ये महसूस कराए कि वो भरोसेमंद नहीं, तो वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगा। मनोवैज्ञानिक युद्ध की सावधानियां, ये कला शक्तिशाली है लेकिन खतरनाक भी। अगर सामने वाले को पता चल गया तो पलटवार और भी तेज होगा। हमेशा इसे सीमित और सही कारण के लिए इस्तेमाल करें। युद्ध में जीतने से पहले दुश्मन को उसके मन में हराओ। जब उसका मन हार जाए तो उसकी तलवार अपने आप नीचे गिर जाएगी। दोस्तों, सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा नक्शा हो जो आपको हर लड़ाई का सबसे छोटा और सुरक्षित रास्ता दिखा दे, तो क्या आप कभी हारेंगे? चाणक्य ने ऐसा ही नक्शा बनाया था। उन्होंने कहा था, संसार में वही विजेता है जो सही समय पर सही साधन चुनता है। किसी भी संघर्ष में कूदने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी पहचानिए। सामने वाले की ताकत और कमजोरी समझिए, मैदान, माहौल और समय का विश्लेषण कीजिए। यही आपके पूरे अभियान की दिशा तय करेगा। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप अपनी ऊर्जा गलत दिशा में खर्च करेंगे। तय कीजिए कि आप क्या जीतना चाहते हैं, सत्ता, सम्मान, संसाधन या सुरक्षा। लिख लीजिए कि जीत आपके लिए कैसी दिखेगी। अब साम, दाम, दंड, भेद का सही क्रम तय करें। साम संवाद और विश्वास से शुरुआत, दाम लाभ का प्रस्ताव, दंड अनुशासन और डर का असर, भेद गुप्त जानकारी का निर्णायक वार। चाणक्य कहते थे, अकेले शेर की भी सीमाएं होती हैं। भरोसेमंद सहयोगी चुनिए, उनकी ताकत आपके लक्ष्य से जोड़िए, उन्हें भी जीत का हिस्सा महसूस कराइए। मनोवैज्ञानिक युद्ध से माहौल अपने पक्ष में कीजिए, अपनी जीत की कहानियां फैलाइए। सामने वाले की छवि कमजोर कीजिए, भीड़ और जनता की धारणा अपने पक्ष में लीजिए। सफलता सिर्फ रणनीति पर नहीं बल्कि सही समय पर कार्रवाई पर निर्भर है। बहुत जल्दी वार करेंगे तो प्रतिद्वंदी तैयार होगा, बहुत देर करेंगे तो मौका निकल जाएगा। जीतना आसान है, जीत को बनाए रखना मुश्किल। जीत के बाद अपने विरोधियों को मित्र बनाइए, नियम और व्यवस्था स्थापित कीजिए, लोगों को भरोसा दिलाइए कि आपकी जीत सबके लिए लाभकारी है। विजय सूत्र का सार देखो, स्थिति का आकलन करो, सोचो, लक्ष्य और क्रम तय करो, बोलो, साम से शुरुआत करो, दो दाम से मन जीत लो, डराओ, दंड से अनुशासन लाओ, जानो, भेद से अंतिम वार करो, जीतो, समय पर फैसला करो, संभालो, जीत के बाद स्थिरता लाओ। विजेता वही है जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन को हरा चुका हो। अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें।